इस हफ्ते नौकरशाही में बड़े बदलावों की हलचल मची हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है। क्या ये एनपीएस का अंत है? इस स्कीम से कौन फायदे में रहेगा और किसे नुकसान होगा? उधर आईएएस अभिषेक प्रकाश पर 400 करोड़ की रिश्वत का गंभीर आरोप लगा है। क्या यूपी की नौकरशाही में एक और बड़ा घोटाला खुलने वाला है? और पीएम मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी बनी आईएफएस निधि तिवारी, आखिर विदेश सेवा के अफसर को निजी सचिव बनाने के क्या हैं मायने? नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी है। इससे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी तरह बदल जाएगी। आखिर ये नई स्कीम क्या है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं और इसका असर हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स पर कैसे पड़ेगा, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अश्योर्ड पेंशन स्कीम है जो ब्यूरोक्रेट्स को फिक्स्ड और स्टेबल पेंशन देने का वादा करती है। ये उन ऑफिसर्स के लिए लागू होगी जो 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस पूरी कर चुके हैं। जो अधिकारी 25 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी करेंगे उन्हें लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी अगर किसी आईएएस अधिकारी की लास्ट बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए थी तो उनकी पेंशन 1 लाख रुपए पर मंथ होगी। इसके अलावा पेंशन पर डियरनेस अलाउंस या डीए भी मिलेगा जो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अगर कोई ऑफिसर 10 साल से कम सेवा में रिटायर करता है तो वो इस स्कीम के तहत नहीं आएगा। फैमिली पेंशन का क्या होगा? अगर किसी ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को पेंशन का 60% अमाउंट मिलेगा जिससे उनके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। अब तक ब्यूरोक्रेट्स नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस के तहत आते थे, जिसे 2004 में लागू किया गया था। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है जिसमें अधिकारी और सरकार दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट पेंशन मार्केट रिटर्न्स पर डिपेंड करती है। गारंटीड पेंशन एनपीएस में पेंशन अमाउंट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड करता था, जबकि यूपीएस में 50% अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। पहले सरकार एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूट करती थी, अब यूपीएस में 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। मिनिमम पेंशन यूपीएस के तहत कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी जो एनपीएस में नहीं था। इसके अलावा फैमिली सिक्योरिटी यूपीएस में फैमिली पेंशन का मजबूत स्ट्रक्चर है, जबकि एनपीएस में डिपेंडेंट्स को एन्युइटी खरीदनी पड़ती थी। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट एनपीएस में ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं था, जबकि यूपीएस में डियरनेस अलाउंस से पेंशन बढ़ती रहेगी। अब सवाल ये है कि यूपीएस से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की जिंदगी कैसे बदलेगी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। ऑफिसर्स को अब रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड इनकम की चिंता नहीं रहेगी। पहले एनपीएस के तहत उन्हें मार्केट रिस्क लेना पड़ता था, लेकिन अब उनकी पेंशन गारंटीड होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग भी आसान होगी। एनपीएस में ब्यूरोक्रेट्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद लेने पड़ते थे, जबकि यूपीएस में उन्हें सिर्फ सर्विस पूरी करनी है और पेंशन तय है। फैमिली सपोर्ट भी मजबूत होगा क्योंकि ऑफिसर्स की डेथ के बाद उनके डिपेंडेंट्स को भी अश्योर्ड इनकम मिलेगी। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी सरकार ने एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाया है जो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे पूरी तरह गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, लेकिन एनपीएस से ज्यादा सुरक्षित भी है। यूपीएस एक बड़ा बदलाव है जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए स्टेबिलिटी लेकर आया है। खासकर सीनियर ऑफिसर्स के लिए ये स्कीम बहुत फायदेमंद है क्योंकि उन्हें मार्केट रिस्क से बचाव मिलेगा और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी। लेकिन युवा ऑफिसर्स के लिए ये एक बड़ा डिसीजन हो सकता है। अगर वे हायर रिटर्न्स चाहते हैं और मार्केट लिंक्ड ग्रोथ में भरोसा करते हैं तो एनपीएस उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स यूपीएस की तरफ शिफ्ट करेंगे? ज्यादातर सीनियर ऑफिसर्स और रिस्क अवर्स ब्यूरोक्रेट्स जरूर ये कर सकते हैं, लेकिन युवा ऑफिसर्स के लिए एक बड़ा सवाल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यूपीएस ब्यूरोक्रेट्स के लिए सही दिशा में कदम है या फिर एनपीएस को ही जारी रखना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आईएएस अभिषेक प्रकाश, जो अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एसएफएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस निवेश के बदले 5% यानी 400 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगा। मामला तूल पकड़ा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश को तत्काल सस्पेंड कर दिया। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को 36 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ लगे आरोपों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग या डीओपीटी ने उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है। जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया है, निकांत जैन पहले ही एक एक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने एसएफएल सोलर से 1.05 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन किया था और 5 करोड़ रुपए की और मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि ये पूरा लेन देन अभिषेक प्रकाश से जुड़े एक बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है। जैन की गवाही से आईएएस अधिकारी की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर सिर्फ सौर ऊर्जा घोटाले का आरोप ही नहीं है, मेरठ में 1500 करोड़ रुपए के सरकारी जमीन घोटाले से भी उनका नाम जुड़ा है। ये मामला मोदी रबर कंपनी की सरकारी लीज की जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन को कॉन्टिनेंटल टायर नाम की जर्मन कंपनी को बेचा गया, जबकि यह जमीन सरकार की थी। डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों ने इस घोटाले को लेकर काफी चिंता जताई थी, लेकिन अभिषेक प्रकाश ने इस फाइल को 3 साल तक दबाए रखा। सूत्रों के अनुसार इस जमीन सौदे में भी ब्रोकर निकांत जैन की अहम भूमिका थी। आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ पक्के सबूत मिलने के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के नतीजे आने के बाद और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक अधिकारी का मामला है या यूपी की नौकरशाही में बड़े स्तर पर सफाई होने वाली है? आने वाले दिनों में ये बात साफ हो जाएगी। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएफएस निधि तिवारी, जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या पीएमओ में फॉरेन और सिक्योरिटी अफेयर से जुड़े काम देख रही थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त की गई हैं। ये नियुक्ति डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के आदेश के तहत को टर्मिनस आधार पर हुई है, यानी वे प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक इस पद पर बनी रह सकती हैं। निधि तिवारी 2014 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2013 में 96th रैंक हासिल की थी। आईएफएस बनने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिवीजन में काम किया। इसके बाद 2022 में उन्हें पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और 2023 में उन्हें डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया गया। इस दौरान वे एनएसए अजीत डोभाल को रिपोर्ट करने वाले फॉरेन और सिक्योरिटी वर्टिकल का हिस्सा थी। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में उनका अहम योगदान रहा। इससे पहले 2004 बैच के आईएफएस विवेक कुमार और 2010 बैच के आईएएस हार्दिक सतीश चंद्र शाह इस पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को मजबूत करना चाह रहा है और उनकी एक्सपर्टीज इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है। आप निधि तिवारी के अपॉइंटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट्स में अपनी राय बता सकते हैं। इस हफ्ते देश भर में कई अहम प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ आईएएस और पुलिस अधिकारियों के तबादले शामिल हैं। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को वेस्ट बंगाल का नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन डिपार्टमेंट का पद भी संभालेंगे। इससे पहले ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। उनके पास प्रशासनिक सेवा में 3 दशकों का अनुभव है, जिसमें पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अर्बन डेवलपमेंट और फूड एंड सप्लाईज जैसे अहम विभाग शामिल रहे हैं। दिल्ली में शैली राठी को दिल्ली सीएम की जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। शैली राठी 2021 बैच की डैनिक्स अधिकारी हैं। इससे पहले वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कापाशेरा की सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या एसडीएम थी। उनकी नई भूमिका में सरकारी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया है। डॉक्टर गुप्ता अभी तक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च या NCAER की डायरेक्टर जनरल थी और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर में भी सदस्य के रूप में कार्यरत थी। उनके पास IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का गहरा अनुभव है। वहीं वायलेंस हिट मणिपुर में 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें
प्रियदर्शनी लैशराम को जिरबीम का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी बनाया गया है, जबकि शेख मोहम्मद जाकिर को काकचिंग का एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी 48 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें एडीसी, एसडीएम और एसीआर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस फेरबदल में मोहम्मद अशरफ शेख को एडीसी अवंतीपुर बनाया गया है, जबकि रियाज अहमद शाह को एडीसी कुपवारा बनाया गया है। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट indianmasterminds.com पर जा सकते हैं। इस हफ्ते की खबरों में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।